अब सर नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत प्रजापति आज आपको पढ़ाऊंगा भारतीय इतिहास। अर्थात देखा जाए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए प्रथम यूनिट, जो पहली यूनिट है, पहली इकाई है, उसका नाम है भारत का इतिहास। क्या है? भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में कितने टॉपिक हैं, आज अपन उन सबको देखेंगे, मतलब उनके बारे में देखते हैं कि सिलेबस में प्रथम यूनिट में क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक दिया है, क्या दिया है पहला टॉपिक? पहला टॉपिक दिया है संकल्पना एवं विचार। क्या है? संकल्पना एवं विचार। क्या नाम दिया है? संकल्पना एवं विचार। अब संकल्पना एवं विचार की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या दिया है संकल्पना एवं विचार में? संकल्पना एवं विचार में क्या क्या 18 टॉपिक जैसे समथिंग गिने जाएं तो उसमें 18 सब टॉपिक बन जाते हैं संकल्पना एवं विचार में। तो संकल्पना एवं विचार में जो 18 सब टॉपिक बन रहे हैं, जैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। क्या है? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। उसके बाद बन रहा है भारतवर्ष। उसके बाद बन रहा है वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, स्वरदर्शन, स्मृतियां, रित, सभा, समिति। ये पूरा एक टॉपिक है। लेकिन ये प्राचीन काल में तीनों रित, सभा, समिति प्राचीन काल में एक संस्था थी, मतलब इस तरह राजा के सहयोग के लिए बनाई गई संस्थाएं थी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत और बोधिसत्व और तीर्थंकर। अर्थात हमारे पहला टॉपिक, जो पहला सब टॉपिक बन रहा था संकल्पना एवं विचार का, उसमें 18 टॉपिक हैं और उसे अपन पहले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा सब टॉपिक बन रहा है उसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। क्या है? प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। क्या है भाई? प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत का इतिहास और उनकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख घटनाएं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन सी बताई गई? प्राचीन कालीन और मध्यकालीन भारत के दूसरे सब टॉपिक में। तीसरे की बात करते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। चौथे टॉपिक की बात करते हैं 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या है? 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसे कि अपन पढ़ेंगे ब्रह्म समाज। क्या है? एक सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन था। ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष, अगला टॉपिक की बात करते हैं तो क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगला जो टॉपिक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। अर्थात देखा जाए कि सन 1947 में भारत आजाद हो गया, उसके बाद भारत का एकीकरण कैसे हुआ और उसका पुनर्गठन कैसे हुआ, ये टॉपिक हमारे भारत के इतिहास में दिए हैं। तो हमारे लिए सबसे प्रमुख टॉपिक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो क्या है? संकल्पना एवं विचार वाला टॉपिक। क्योंकि आप देख लो पिछले नीचे के 5 जो सब टॉपिक दिए हैं उसमें इस तरह से बिल्कुल भी वर्गीकरण नहीं किया गया है। मतलब सब टॉपिक जैसे संकल्पना एवं विचार में प्राचीन भारत का भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे बताए गए। लेकिन अदरवाइज कोई टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो अपन को सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अपने लिए, वो पहला टॉपिक है और उसका नाम क्या है? संकल्पना एवं विचार। क्या है? संकल्पना एवं विचार अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि संकल्पना एवं विचार पे अपन बात करेंगे तो भाई देखो, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, दूसरा टॉपिक है भारतवर्ष। तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया पहले भारत के बारे में जान लो ना, समझे ना, कि पहले भारत के बारे में जान लो, तब तो भारतीय ज्ञान परंपरा को जानोगे। कि पहले ज्ञान परंपरा, जब भारत के बारे में ही नहीं जाने तो सबसे पहले हमें भारत के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद उसकी ज्ञान परंपरा देखेंगे हम। ठीक है।
उसके बाद क्या देखेंगे, उसकी ज्ञान परंपरा देखेंगे। उसके बाद हम भारतीय प्राचीन साहित्यों को देखेंगे। जैसे वैदिक कालीन साहित्य में जाते हैं तो वैदिक कालीन साहित्य में क्या क्या है, वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। उपनिषदों को वेदांत बोला जाता है, अर्थात वैदिक कालीन साहित्य यहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो आता है वो सूत्रकालीन या बोला जाता है वैदिकेत्तरकालीन साहित्य। तो सबसे पहले हमारा हम जो टॉपिक उठाएंगे उसका नाम है भारतवर्ष। क्या है, भारतवर्ष। समझे। सबसे पहले जो टॉपिक अपन ले रहे हैं आज, हमारी पहली क्लास जो रहेगी वो किसके बारे में रहेगी, भारतवर्ष के बारे में। अब बोलेंगे सर आपने पहले भारतवर्ष से ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब अपन किसी देश या किसी राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले कुछ वहाँ की सामाजिक आर्थिक धार्मिक चीज पढ़ेंगे या व्यवस्थाएं देखेंगे तो सबसे पहले उस राज्य के बारे में जानेंगे कि राज्य कहाँ अवस्थित है, भारत नाम आया या भारत के अन्य नाम, ये सारी चीज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो है भारतवर्ष का टॉपिक। क्या है, भारतवर्ष। अर्थात हमारी जो पहली क्लास रहेगी उसमें वो कौन सी रहेगी, भारतवर्ष की क्लास रहेगी। ठीक है। उसके बाद हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा देखेंगे, उसके बाद हम वेद देखेंगे, फिर अपने ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। तमाम चीजें अपन सारे जो टॉपिक दिए हैं वो एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, अपन शुरू करते हैं पहले टॉपिक पर। और अपना टॉपिक है भारतवर्ष। क्या है अपना टॉपिक, भारतवर्ष। क्या है, भारतवर्ष। पहला टॉपिक है हमारा भारतवर्ष, और भारतवर्ष के बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब देखो अपन भारतवर्ष में क्या क्या पढ़ने वाले वो यहाँ देख लो, एक बार माइंड मैप तैयार कर ले कि अपन को पढ़ना क्या क्या है। अपन को पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले देखना है अर्थ। भारतवर्ष का अर्थ क्या है, सबसे पहले क्या देखना है, अर्थ। उसके बाद जो देखना है कि भारत का नामकरण देखना है, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। उसके बाद जो देखना है हमें भारत के अन्य नाम। क्या नाम देखना है, भारत के अन्य नाम भारतवर्ष के। ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, भारतवर्ष के अन्य नाम। उसके बाद हमें देखना है कि बृहत्तर भारत की अवधारणा। क्या देखना है, बृहत्तर भारत की अवधारणा। क्या है, बृहत्तर भारत की अवधारणा। इसके बाद हमें देखना है भारत की आकृति। क्या है, भारत की आकृति। और सबसे लास्ट में हमारा इसके अंतर्गत जो टॉपिक बनेगा वो है हमारी, माफ कीजिए, भारत की भू रणनीतिक सीमाएं। क्या है, भारत की भू रणनीतिक सीमाएं। अर्थात एक माइंड मैप तैयार हो गया, समझ में आया, एक माइंड मैप तैयार हो गया कि पढ़ना क्या क्या है हमें। सबसे पहले भारतवर्ष का अर्थ देखना है हमें। क्या देखना है, अर्थ देखना है। उसके बाद हमें क्या देखना है, भारत का नामकरण देखना है। भारत का नामकरण कैसे किया गया था। उसके बाद के भारत के अन्य नाम मिलते हैं, देव निर्मित देश, भारत खंड, भारतवर्ष, ये सब चीज ये नाम मिलते हैं। तो इन सब के बारे में हमें देखना है। इसके बाद देखना है बृहत्तर भारत की अवधारणा आई थी कि बृहत्तर भारत क्या है भैया, बृहत्तर भारत में क्या क्या शामिल हो रहा है, वो सारी चीज देखना है। सबसे पहले इसकी अवधारणा कहाँ मिली थी वो हमें देखना है। इसके बाद देखना है भारत की आकृति,
कि भारत की अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत करके बताया कि भारत की आकृति, किसी ने चंद्राकार बताई, किसी ने धनुष आकार की बताई, किसी ने कछुए के आकार की बताई, किसी ने छकड़े के आकार की बताई। तो ये सारी चीज अपन को देखना है। उसके बाद देखना है भारत की भू रणनीतिक सीमाएं। मेरा ऐसा मानना है कि आपको सब समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे, अपन सबसे पहले भारत का अर्थ, सबसे पहले क्या देखना है, भारत का अर्थ देखना, भारतवर्ष का, भारतवर्ष का अर्थ। सबसे पहले क्या देखना है, भारतवर्ष का अर्थ, अर्थात भारतवर्ष क्या है। तो भारतवर्ष की अवधारणा जो आई थी वो कहाँ कैसे आई, अवधारणा तो अपन देखेंगे भारत की, लेकिन भारतवर्ष का अर्थ सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारतवर्ष 3 शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। अपन देखेंगे, यहां लिखो, भारतवर्ष 3 शब्दों से, माफ कीजिए 3 वर्णों से, हाँ 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? भारतवर्ष 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसको अपन कैसे लिखेंगे? भारत और वर्ष, किस तरह? इस तरह से लिखना है, भारत और वर्ष। देखो, भा का अर्थ होता है, भा का अर्थ होता है दीप्ति या प्रवाहमान या चमकीला। क्या है? भा का अर्थ क्या है? दीप्ति या प्रवाहमान या चमकीला। भा का अर्थ होता है प्रकाशमय या दीप्ति या प्रवाहमान। क्या है? प्रकाशमय या दीप्ति, माफ कीजिए, भा का अर्थ क्या है? प्रकाशमय या दीप्ति। रथ का अर्थ क्या है? संलग्न या निरंतर, संलग्न या निरंतर। रथ का अर्थ क्या है? संलग्न या निरंतर। वर्ष का अर्थ क्या है? क्षेत्र। वर्ष का अर्थ क्या है? क्षेत्र। अब यहां लिखना, अर्थात ऐसा क्षेत्र, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो निरंतर प्रकाशमय रहता हो, प्रकाशमय रहता हो, वो क्या है? भारतवर्ष है। रहता हो वह भारतवर्ष कहलाया। वह भारतवर्ष कहलाया। समझ में आ जा? माफ कीजिए, क्या है? ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो निरंतर, अर्थात ऐसा क्षेत्र, आप यहां लिखना है, ऐसा क्षेत्र जो निरंतर प्रकाशमय रहता हो। कैसा रहता हो? निरंतर प्रकाशमय रहता हो, वो क्या कहलाया? भारतवर्ष कहलाया। ठीक है, वो जो निरंतर प्रकाशमय रहता हो वो क्या कहलाया? भारतवर्ष कहलाया। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारा बन रहा है इसमें, भारत के नामकरण, भारत का नामकरण।
भारत का नामकरण। क्या बन रहा है अगला टॉपिक? भारत का नामकरण। तो अपन इसमें देखेंगे कि भारत का नामकरण अर्थात भारत का नाम भारत किन किन राजाओं के नाम पर पड़ा। तो इसमें पहला एक पैरा लिखते हैं अपन। पौराणिक ग्रंथों में क्या है? पौराणिक ग्रंथों में भरत नाम के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है। कई राजाओं का उल्लेख मिलता है। उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अर्थात कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, भरत नाम के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। क्या बोल रहे हैं? पौराणिक ग्रंथों में भरत नाम के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में भरत नाम के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है और उनके नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से राजा आए हैं भरत नाम के और उनके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, सतपथ ब्राह्मण महाभारत का आदि पर्व। महाभारत का आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत, वायु पुराण क्या बोल रहे हैं? सतपथ ब्राह्मण, महाभारत का आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या बोल रहे हैं? सतपथ ब्राह्मण, महाभारत का आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, क्या बोल रहे? सतपथ ब्राह्मण, महाभारत का आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। ठीक है, इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ा है। अगला पॉइंट लिखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है? अगला पॉइंट लिखो दूसरा, कुछ विद्वानों के अनुसार
कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिक कालीन आर्य कबीला, क्या था? वैदिक कालीन आर्य कबीला कोष्ठक में लिखना जन। वैदिक कालीन आर्य कबीला कोष्ठक में लिखना जन का प्रमुख, मतलब एक वैदिक कालीन आर्य कबीला था, उसका प्रमुख राजा भरत था। उसका प्रमुख कौन था? भरत नाम का राजा था। उसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो क्या लिखा है अपन ने? कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिक कालीन आर्य कबीला जन के प्रमुख राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं? देखो, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत का आदि पर्व, वायु पुराण क्या बोल रहा है कि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। लेकिन कुछ विद्वान बोलते हैं कि वैदिक कालीन एक आर्य कबीला था। क्या था? वैदिक कालीन एक आर्य कबीला था और उस कबीले का प्रमुख था वो भरत नाम का राजा था। कौन था? भरत नाम का राजा था। और भरत नाम के राजा था, उस भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। क्या पड़ा है? भारत पड़ा है, माफ कीजिए, इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं। अगला देखते हैं अपन। कुछ विद्वानों के अनुसार, नंबर 3 लिखो। कुछ विद्वानों के अनुसार राजा दशरथ के पुत्र कुछ विद्वानों के अनुसार क्या है? राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, और कुछ विद्वान क्या बोल रहे हैं कि एक वैदिक कालीन एक कबीला था, उस कबीले का प्रमुख कौन था? भरत नाम का व्यक्ति था, और उस भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, अगले पॉइंट देखते हैं। मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार क्या बोला है? अगला पॉइंट क्या है? मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार मनु का एक अन्य नाम, मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार मनु का एक अन्य नाम भरत था, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। क्या बोल रहे हैं? मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार मनु का एक अन्य नाम
भरत था, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण, मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण क्या बोलते हैं कि मनु का एक अन्य नाम क्या था? भरत था, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ा। जैसे कि हमने देखा था शतपथ ब्राह्मण, महाभारत का आदि पर्व एवं वायु पुराण क्या बोलते हैं कि राजा दुष्यंत और उनके पुत्र भरत, उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया था। लेकिन अब हमने आगे देखा कि कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि वैदिक कालीन एक आर्य कबीला था, मतलब एक क्षेत्र था, और उस क्षेत्र का राजा कौन था? भरत नाम का व्यक्ति था। उस भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ गया था। कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं कि राजा दशरथ थे, जिनके 4 पुत्रों में से एक पुत्र भरत था, और भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। उसके बाद मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण क्या बोल रहे हैं कि मनु का एक अन्य नाम भरत था, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, स्कंद पुराण और वायु पुराण क्या बोलते हैं। स्कंद पुराण, देखो एक कॉमन चीज मिल रही है आपको, वायु पुराण सब में मिल रहा है, जहां जहां मिल रहा है ना सब में वायु पुराण जरूर मिल रहा है। तो एक क्या है कॉमन चीज? एक कॉमन चीज है, अब लिखना स्कंद पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार स्कंद पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र माफ कीजिए थोड़ा सा, स्कंद पुराण एवं जैन ग्रंथ है यहाँ, माफ कीजिए मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ है इसलिए। ठीक है, स्कंद पुराण एवं जैन ग्रंथ के अनुसार, स्कंद पुराण एवं जैन ग्रंथ के अनुसार प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इस देश का नाम भारत पड़ा। देखो कम से कम मैंने 5 पॉइंट बता दी। कितने 5 पॉइंट बताएं? पहला शतपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण महाभारत का आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार बताया कि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी। कुछ विद्वान बोलते हैं कि राजा भरत दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर। कुछ विद्वान बोलते हैं कि भरत नाम का एक कबीला था, उस कबीले का प्रमुख वैदिक कालीन एक कबीला था, उस कबीले का प्रमुख कौन था? भरत नाम का व्यक्ति था, और उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया था। मत्स्य पुराण और वायु पुराण क्या बोलते हैं? मनु का एक अन्य नाम भरत था, और उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। स्कंद पुराण और जैन ग्रंथ के अनुसार बात करें तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। ये थे भारत का नामकरण।
ये था भारत का नाम। माफ कीजिए, मुझे पानी पीने दीजिए। ये था भारत का नामकरण। अब अगला टॉपिक इसके बाद जो बनता है हमारा, एक बार दिखा देता हूं आपको कौन सा टॉपिक है हमारा। अगला जो टॉपिक बनेगा, अर्थ हो गया, भारत का नामकरण हो गया। अब भारत के अन्य नाम की बात करेंगे। अगला टॉपिक क्या है? भारत के अन्य नाम की बात करेंगे। तो अब अपन आगे चलते हैं, भारत के अन्य नाम में अपन आगे जाएंगे। हेडिंग डालना है भारत के अन्य नाम। क्या है? भारत के अन्य नाम। क्या है? भारत के अन्य नाम। भारत के अन्य नामों में अपन देखते हैं तो भारत के अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे देवनिर्मित। देखो मैं सीधी सीधी सी एक पॉइंट आपको एग्जाम के अनुसार दिखा रहा हूं। देखो पहला है अपना देवनिर्मित देश। क्या है? देवनिर्मित देश। क्या है? देवनिर्मित देश पहला। मनु स्मृति एवं भागवत पुराण में कहा मिलता है? मनु स्मृति एवं भागवत पुराण में। मनु स्मृति एवं भागवत पुराण में। माफ कीजिए, इससे पहले मुझे हिंदुस्तान और इंडिया भी बताना, मुझे याद नहीं रहा, माफ कीजिए। तो अपन पहले सबसे पहले हिंदुस्तान और इंडिया देखेंगे, उसके बाद अपन इन पर चलेंगे। तो पहला नाम डालना है अपन को हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान। पहला नाम क्या है? हिंदुस्तान। देखो हिंदुस्तान के बारे में आपको पहले बता देता हूं। ये हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? पारसियों और ईरानियों ने। किसने दिया था? पारसी और ईरानियन, मतलब इन देश वालों ने हमें हिंदुस्तान नाम दिया था। बात करते हैं लगभग 500 ईसा पूर्व के एक अभिलेख की, नक्श ए रुस्तम अभिलेख की। किसकी बात करेंगे? नक्श ए रुस्तम अभिलेख। संसानी वंश का शासक था शाहपुर प्रथम। उसके नक्श ए रुस्तम अभिलेख में क्या नाम था? नक्श ए रुस्तम अभिलेख में भारत का नाम हिंदुस्तान मिला है। संसानी वंश का शासक शाहपुर प्रथम, उसने एक अभिलेख लिखवाया लगभग 500 ईसा पूर्व। उस अभिलेख में भारत का नाम क्या मिला है? हिंदुस्तान मिला है। तो लिखो, लिखते हैं आप, यहां लिखेंगे किसने दिया? पारसियों ने या ईरान। ठीक है, किसने? पारसियों ने या ईरान ने। तो यहां लिखो, यहां लिखना है अपन को सांसानी वंश का शासक, सांसानी वंशी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम। सांसानी वंशी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में सर्वप्रथम भारत के लिए
हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है? सर्वप्रथम भारत के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। संसानी वंशी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अब्लिक, कौन सा है? नक्श ए रुस्तम अब्लिक। देखो, पारसी ईरानियों की बात करते हैं, पार्शियन या ईरानियों की बात करेंगे तो एक संसानी वंशी शासक था शाहपुर प्रथम, उसने एक अभिलेख लिखवाया था। क्या लिखवाया था? एक अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख का नाम था नक्शे रुस्तम अभिलेख, और उस अभिलेख में सर्वप्रथम भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं कि सर भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया गया तो कैसे किया गया? क्योंकि जो ईरानी थे या पार्शियन थे वो लोग स का उच्चारण ह के रूप में करते थे, अर्थात जो सिंधु नदी है, सिंधु में स जो आता है उस स की जगह ह प्रयोग करते थे। सिंधु की जगह हिंदू प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे? सिंधु की जगह हिंदू प्रयोग करते थे, इसीलिए भारत का नाम क्या पड़ा था? हिंदुस्तान पड़ गया था। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, ईरानी लोग सिंधु नदी के स का उच्चारण ह करते थे। क्या करते? ह करते थे। इसलिए सिंधु की जगह हिंदू प्रयोग करते थे। सिंधु की जगह हिंदू शब्द का प्रयोग करते थे। इसलिए सिंधु नदी की जगह क्या प्रयोग करते थे? हिंदू शब्द का प्रयोग करते थे। और हिंदू शब्द से ही बनकर, हिंदू शब्द से ही आगे क्या बना है? हिंदुस्तान बना है। हिंदू शब्द से ही आगे क्या बना है? हिंदुस्तान बना है। तो लिखो इसमें, हिंदू शब्द से ही हिंदुस्तान हिंदू शब्द से ही क्या बना है? हिंदुस्तान बना है। समझ गए? हिंदुस्तान किसने दिया था? पारसियों ने दिया था, अर्थात पार्शियन लोगों ने दिया था, ईरानी लोगों ने दिया था। और ईरानी लोग हिंदू कैसे बोले थे कि सिंधु नदी का जो स है उसका उच्चारण क्या करते हैं? ह करते हैं। और सिंधु की जगह वो क्या प्रयोग करते हैं? हिंदू प्रयोग करते हैं। हिंदू से ही क्या बन गया था? हिंदुस्तान बन गया था। और इसकी अगर साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य सर्वप्रथम अपन को कहाँ मिला है? संसानी वंश के शासक, संसानी वंशी शासक शाहपुर प्रथम का नक्श ए रुस्तम अभिलेख। कौन सा है? नक्श ए रुस्तम अभिलेख। ठीक है, अगले नाम पर चल जाए अपन, चल सकते हैं? मैं ऐसा मानकर चलूं कि आपको सब समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगला नाम है हमारा इंडिया। अर्थात भारत का नाम इंडिया किसने दिया था? यूनानियों ने। किसने दिया? यूनानियों ने। किसने दिया था? यूनानियों ने दिया। किसने दिया था? यूनानियों ने दिया। और स्लैश करके लिख लेना,
रोम। रोम कहाँ है? यूनान में। तो कभी कभी यूनान ना बोलकर रोम बोल देता है, कभी कभी यूनान ना बोलकर क्वेश्चन में ना पूछकर रोम पूछ लेता है। तो इंडिया शब्द किसने दिया? यूनानियों ने दिया। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए ऑप्शन में कि किस व्यक्ति ने इंडिया शब्द दिया है, तो हेरोडोटस। तो यहां लिख लेना कोष्ठक में हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। अगर व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए कि इंडिया शब्द किस व्यक्ति ने दिया है, तो हेरोडोटस ने दिया था। अब बात करते हैं इसके बारे में कि यूनानी लोगों ने इंडिया कैसे दिया। यूनानी लोग सिंधु नदी को यूनानी भाषा में इंडोस कहते थे। क्या कहते हैं? यूनानी लोग सिंधु नदी को यूनानी भाषा में इंडोस कहते हैं और लैटिन भाषा में इंडस कहते हैं। और लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। और उसी इंडस के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ गया था। उसी इंडस के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ गया है। तो लिखें, चलो लिखते हैं। यूनानी लोग, समझ में आ रहा है? दिख रहा है साहब? क्लियर पहचान सकते हैं? ठीक है। यूनानी लोग सिंधु नदी को यूनानी भाषा में इंडोस कहते हैं। क्या कहते थे? इंडोस कहते थे। इंडोस कहते थे। तथा लैटिन भाषा में इंडस कहते थे। वो माफ कीजिए, इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस। अगला पॉइंट लिखो। इसी इंडस के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा। समझे क्या बोल रहे हैं? किसने दिया था इंडिया शब्द? इंडिया शब्द दिया था यूनानियों ने, रोम ने। अर्थात यूनानी या रोम, दोनों में से कुछ भी मिल जाए क्वेश्चन में तो अपन को यूनान या रोम। किसने दिया? व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए तो हेरोडोटस ने दिया था। किसने दिया था? हेरोडोटस ने दिया था। क्यों दिया था? कि यूनानी लोग यूनानी भाषा में, जो यूनान की भाषा है, यूनानी भाषा, उसमें सिंधु नदी को इंडोस कहते हैं, लैटिन भाषा में इंडस कहते हैं, और उसी इंडस के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा है। उसी इंडस के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला नाम, देव निर्मित देश। देव निर्मित देश क्या है? देव निर्मित देश। इसके साक्ष्य की बात करें कि देव निर्मित देश कहाँ मिला है, तो मनु स्मृति एवं भागवत पुराण में भारत का नाम देव निर्मित देश मिला है। मनु स्मृति एवं भागवत पुराण में भारत का नाम क्या मिला था? देव निर्मित देश मिला है। भाई देव निर्मित देश क्यों बोलते हैं? क्योंकि
यह ऐसी अवधारणा है कि भारत का निर्माण जो किया गया था, भारत देश जो बसाया गया था, वो देवताओं द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा बसाया गया था। इसीलिए भारत को देव निर्मित देश बताया गया है। कहाँ पर बताया गया? मनुस्मृति और भागवत पुराण में देव निर्मित देश बताया गया है। मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में भारत को क्या बताया गया? देव निर्मित देश बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष लिखो इसमें। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का नाम, अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का नाम भारतवर्ष मिला है। समझे क्या बोल रहा है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का नाम भारतवर्ष मिला है। क्या मिला है? भारतवर्ष मिला है। मैं इसको भारतवर्ष मिला है कहाँ? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। इसको हाथी गुफा अभिलेख को दूसरी पेन से लिख देता हूं, जो कि आपको दिखेगा। ठीक है, समझ में दिख रहा है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष मिला है। भारत का नाम क्या मिला है? भारतवर्ष मिला है सर्वप्रथम। ठीक है, अगला पॉइंट डालते हैं हम। अगला नाम है भारत देश। भारत खंड डाल देते हैं। अगला नाम है भारत खंड। अगला नाम क्या है? भारत खंड। डैश करके लिखो। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत। अर्थात भारतवर्ष सर्वप्रथम अपन को कहाँ मिला है? भारत खंड सर्वप्रथम कहाँ मिला है? वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। सर्वप्रथम कहाँ मिला है? वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। देखो मैंने अभी तक कितने नाम बता दिए? आपको 5 नाम बता दिए। पहला नाम क्या बताया था? पहला नाम मैंने बताया था हिंदुस्तान। और किसने दिया था? पार्शियन लोग और ईरानी लोग दोनों ने मिलकर, मतलब वहाँ से देखा जाए तो पार्शियन या ईरानी लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया था। इंडिया नाम किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। देव निर्मित देश की बात करें तो कहाँ मिलता है? मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में देव निर्मित देश मिलता है। क्या मिलता है? देव निर्मित देश मिलता है। इसके बाद देखा था अपना भारतवर्ष, तो भारतवर्ष सर्वप्रथम खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। उसके बाद अपन ने देखा है भारतखंड, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। इन चारों में भारत का नाम भारतखंड मिलता है। इन चारों में भारत का नाम भारतखंड मिलता है। अगला पॉइंट डालते हैं अपन 6वें नंबर का, भारत देश। क्या है? भारत देश। साक्ष्य की बात करते हैं तो साक्ष्य क्या है? विष्णु पुराण।
साक्ष्य क्या है? विष्णु पुराण में। अर्थात भारत देश अपन को कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। तो देखो विष्णु पुराण में क्या लिखा है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वो भारत देश के नाम से जाना जाएगा, और यहाँ के जो निवासी हैं वो भारतीय कहलाएंगे। यहाँ के जो निवासी हैं वो क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे। तो लिखो पहला पॉइंट, समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में, जो भूखंड है वह भारत देश के नाम से जाना जाएगा। वह भारत देश के नाम से जाना जाता है। तथा यहाँ के निवासी भारतीय कहलाते हैं। देख रहे हो, विष्णु पुराण में हमारी जो राष्ट्रीयता वो बहुत पहले बता दी गई थी। हमारी राष्ट्रीयता बहुत पहले बता दी विष्णु पुराण में। क्या बोल रहा है? भारत देश, अर्थात विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वो किस देश के नाम से जाना जाएगा? भारत देश के नाम से जाना जाएगा। तथा यहाँ के निवासी हैं वो क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाते हैं। यहाँ के जो निवासी हैं अर्थात यहाँ की जो संतानें हैं, यहाँ की जो जनता है वो भारतीय नाम से जानी जाएगी। समझे? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। जम्बूद्वीप, 7वां नंबर अपन देखते हैं। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप बात करते हैं तो अशोक के अभिलेखों में, कहाँ? अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम जम्बूद्वीप मिला है। कहाँ मिला? क्या मिला है? जम्बूद्वीप मिला है। अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम जम्बूद्वीप मिला है। जम्बूद्वीप लिखो तो यहाँ लिखो, अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम जम्बूद्वीप मिला है। क्या मिला है? जम्बूद्वीप मिला है। अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम जम्बूद्वीप मिला है। जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि तात्कालिक समय यहाँ जम्बू नामक वृक्ष की अधिकता थी। क्या थी? तात्कालिक समय यहाँ जम्बू नामक वृक्ष की अधिकता थी, इसीलिए इसको जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट नाम देखते हैं अपन। अगला नाम 8वें नंबर का आर्यावर्त। आर्यावर्त कहाँ मिलता है अपन को? मनुस्मृति में मिलता है। कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। लिखो, साक्ष्य की बात करेंगे तो अपन साक्ष्य, मनुस्मृति और अष्टाध्यायी।
कोष्ठक में लिख लेना पाणिनिकृत, क्योंकि पाणिनि द्वारा इसकी रचना की गई थी इसलिए पाणिनिकृत बोल दिया। तो आर्यावर्त अपन को कहाँ मिलता है? मनु स्मृति एवं अष्टाध्यायी में आर्यावर्त मिलता है। और इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया था हिमालय से विंध्यन पर्वत श्रेणी तक क्या बोला? आर्यावर्त कहाँ से मिल रहा है? हिमालय से विंध्यन पर्वत श्रेणी तक और दोनों समुद्र के बीच का क्षेत्र, और दोनों समुद्रों के बीच का क्षेत्र। क्या बोल रहा है? आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम कहाँ मिला है? पहली बात तो अपन को ये जानना है कि आर्यावर्त मिला कहाँ है। तो आर्यावर्त मिला था मनुस्मृति एवं अष्टाध्यायी में। अब अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। तो अपन ने कोष्ठक में लिख दिया पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। ठीक है, ये देखिए मनुस्मृति एवं अष्टाध्यायी में पाणिनिकृत है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है? यहाँ देखिए, यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसमें बोला गया कि ये अपना हिमालय, ये अपना हिमालय और ये अपनी विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, इन दोनों के, और इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र और इधर भी समुद्र और इधर भी समुद्र, इन दोनों के बीच का क्षेत्र और दोनों समुद्रों के बीच का क्षेत्र क्या बोला गया? आर्यावर्त बोला गया। अब आर्यावर्त क्यों बोला गया? क्योंकि ये आर्यों का निवास स्थान था, क्योंकि यह आर्यों का निवास स्थान था। ठीक है, आर्यों का निवास स्थान था। यहां लिख दो, यहां लिखो, अगला पॉइंट लिख, अगला पॉइंट स्लाइड पे ही लिख देते। आर्यावर्त क्यों बोला गया? क्योंकि यह क्षेत्र आर्यों का निवास स्थान था। यह क्षेत्र आर्यों का निवास स्थान था। क्यों बोला गया? क्योंकि यह क्षेत्र आर्यों का निवास स्थान था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। कौन से नंबर का नाम है? 9वें नंबर का, ब्रह्मवर्त देश। नंबर 9वें नंबर पर लिखेंगे ब्रह्मवर्त देश। ब्रह्मवर्त देश, ये साक्ष्य क्या है इसका? मनुस्मृति। इसका साक्ष्य क्या? मनुस्मृति। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया है सरस्वती नदी से द्वैषदशी नदी तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त देश के नाम से जाना जाता है। द्वैषदशी नदी तक का क्षेत्र क्या क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरस्वती नदी से द्वैषदशी नदी तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त देश के नाम से जाना जाता है। ये जहाँ अपन को ये नाम कहाँ मिला है? तो अपन को ये नाम मिला था मनुस्मृति में मिला है। ये कहाँ पर मिला है? मनुस्मृति में मिला। अगला देखते हैं अपन, मध्य देश। इसका भी साक्ष्य अपन देखें तो इसका भी साक्ष्य है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति।
इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है हिमालय से विंध्य तक का क्षेत्र, विंध्यन पर्वत श्रेणी तक का क्षेत्र, तथा सरस्वती नदी से प्रयागराज मतलब इलाहाबाद तक का क्षेत्र, सरस्वती नदी से प्रयागराज तक का क्षेत्र। समझे क्या बोलना चाह रहा है? मध्य देश कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, जो आर्यावर्त था ना वही क्षेत्र, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र। लेकिन आर्यावर्त और मध्य देश में क्या अंतर है? आर्यावर्त में बोला गया है कि दोनों समुद्र के बीच का क्षेत्र, और यहां पर बोल दिया है कि सरस्वती नदी से लेकर, मध्य देश में बता दिया है कि सरस्वती नदी से लेकर प्रयागराज तक का क्षेत्र, कहां तक का क्षेत्र? प्रयागराज तक का क्षेत्र मध्य देश के नाम से जाना जाएगा। अर्थात हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत श्रेणी तक का क्षेत्र और सरस्वती नदी से लेकर प्रयागराज तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? मध्य देश के नाम से जाना जाएगा। अगले नाम की बात करते हैं 11वें नंबर पे। ब्रह्मर्षि देश। क्या है? ब्रह्मर्षि देश। इसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है? मनुस्मृति में। इसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है? मनुस्मृति में मिलती है। तो देखो इसमें क्या बोला गया? गंगा नदी से, सॉरी यमुना नदी से गंगा नदी तक का क्षेत्र, किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना गया है। ठीक है, ब्रह्मर्षि देश भी अपन को कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। और जो मनुस्मृति में बोला गया है, क्या बोला गया ब्रह्मर्षि देश के बारे में? कि यमुना नदी से गंगा नदी तक का जो क्षेत्र है उसको अपन किस नाम से जानेंगे? किस नाम से जानेंगे? ब्रह्मर्षि देश के नाम से जानेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ अपनी ये गंगा नदी निकल रही है, ये गंगा नदी आई है, और ये अपनी सॉरी ये यमुना नदी है, ये अपनी यमुना नदी है, और ये गंगा नदी है। ये दोनों का बीच का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना गया? ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना गया। ये क्षेत्र किस नाम से जाना गया? ब्रह्मर्षि देश के नाम से। ये क्षेत्र किसके नाम से जाना गया था? ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना गया। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक नाम मिलता है युन्तु। एक नाम क्या मिलता है? युन्तु। ग्यारह होगा, 12वां देखते हैं। युन्तु। यंतु ये किसने दिया था? चीनियों ने दिया था। डायरेक्ट पूछेगा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें अपन को डायरेक्ट पूछेगा तो कि यंतु नाम किसने दिया था। एक नाम मिलता है अजनाव वर्ष। एक नाम मिलता है अजनाव वर्ष।
एक नाम क्या मिलता है? अजनाव वर्ष। तो इसके आगे लिख लो, ऋषभदेव के पिता, ऋषभदेव के पिता, देव के पिता अजनाव के नाम पर, के नाम पर, नाम पर इस देश का नाम, इस देश का नाम अजनाव वर्ष पड़ा। अजनाव वर्ष पड़ा। कुछ व्यक्तियों द्वारा नाम दिए गए, कुछ व्यक्तियों द्वारा नाम दिए गए, जैसे अमीर कृष्ण ने दिया है, इसामी ने दिया है। तो लिख लो, हेडिंग डाल लो, कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए नाम, व्यक्तियों द्वारा दिए गए नाम ठीक है। नंबर डाल लो, पहला नंबर है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इसने नाम दिए, क्या क्या दिए देखो। एक तो दिया था हिंदुओं का देश, हिंदुओं का देश, और दूसरा दिया है पृथ्वी का स्वर्ग। क्या दिया है? पृथ्वी का स्वर्ग। एक और देखते हैं, इसामी, इसामी ने हिंदुस्तान नाम दिया था। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था? भारतवर्ष की मतलब ना अर्थ देख लिया था भारतवर्ष का, भारत का नामकरण देख लिया, किन किन राजाओं के नाम पर भारत का नाम हुआ था, और भारत के अन्य नाम हमने देख लिए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अब कहीं ज़रूरत नहीं है बताने की। मैंने इतने सारे 12-13 नाम आपको भारत के अन्य नाम बता दिए, 5 व्यक्तियों के नाम पर भारत का नाम पड़ा वो भी बता दिया, और भारतवर्ष का अर्थ बता दिया। अब अगला जो अपनी हेडिंग बनेगी है वो है बृहत्तर भारत। क्या है? बृहत्तर भारत। तो अपन अगली स्लाइड पर चलते हैं और हेडिंग डालते हैं बृहत्तर भारत। हेडिंग है हमारी बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत क्या है? बृहत्तर भारत क्या है? बृहत्तर भारत है कि भारतवर्ष में दक्षिण पूर्व एशिया के 8 द्वीपों को शामिल किया गया है। शामिल करके जो एक खंड बना, भूखंड क्षेत्र बना था, उसको बोला गया था बृहत्तर भारत। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसका साक्ष्य कहाँ मिला है। तो बृहत्तर भारत की सर्वप्रथम अवधारणा जो मिलती है वो है मत्स्य पुराण। कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण। तो लिखो, क्या लिखना है अपन ने? बृहत्तर भारत की सर्वप्रथम अवधारणा, यहां लिख दो अवधारणा, कहां? मत्स्य पुराण। और इसकी फिर परिभाषा की बात आएगी कि परिभाषा क्या है। तो लिखो परिभाषा, लिखो भारतवर्ष के साथ, भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के भारतवर्ष के साथ
दक्षिण पूर्व एशिया के 8 द्वीपों को शामिल किया जाता है। 8 द्वीपों को शामिल किया जाता है। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के 8 द्वीपों को शामिल किया जाता है। किसमें? बृहत्तर भारत में। बृहत्तर भारत में किसको जहाँ शामिल किया जाता है? 8 द्वीपों को। 8 द्वीपों को अपन देखेंगे कि 8 द्वीप कौन कौन से हैं, उनको प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में क्या है। प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में नाम क्या है। जैसे ताम्रपर्णी और सिंगली द्वीप, उसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जानते हैं। मलाया को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? मलेशिया के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह हम 8 द्वीपों को देखेंगे। इसी तरह हम 8 द्वीपों को देखेंगे। लिखो, हेडिंग डालो 8 द्वीप। नंबर 1 लिख लो, ताम्रपर्णी और स्लैश सिंगल द्वीप। सिंगली द्वीप भी डाल सकते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? श्रीलंका के नाम से। ताम्रपर्णी और स्लैश सिंगली द्वीप, इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? श्रीलंका के नाम से जानते हैं। अगला डालो, जावा, माफ कीजिए, जावा, सुमात्रा स्लैश बाली, इसको किस नाम से जानते हैं? जावा, सुमात्रा स्लैश बाली। इसको नाम किस नाम से जानते हैं? इंडोनेशिया के नाम से। इंडोनेशिया। जावा, सुमात्रा, बाली, इसको किस नाम से जानते हैं? इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। अगला नाम है सुवर्ण द्वीप। सुवर्ण द्वीप। और सुवर्ण द्वीप को किस नाम से जानते हैं? बर्मा के नाम से जानते हैं। और बर्मा वर्तमान में कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है, बर्मा वर्तमान में कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, फिलीपींस स्लैश मलाया। ये कहां पर है? मलेशिया। ये कहां पर है? मलेशिया। नेक्स्ट देखते हैं, बोर्नियो, इंडोनेशिया का बोर्नियो, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप। इंडोनेशिया द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। और बोर्नियो को पहले भी बोर्नियो जानते हैं, वर्तमान में हमें बोर्नियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्याम। श्याम को किस नाम से जानते हैं? थाईलैंड। श्याम को किस नाम से जानते हैं? थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट बोर्नियो, श्याम, कितने हो गए? बोर्नियो, श्याम, थाईलैंड। अब कम्बुज और फूनान। नेक्स्ट है कम्बुज स्लैश फूनान। देखो कम्बुज आ रहा है तो किसका होगा ये वर्तमान नाम? कंबोडिया का। कंबोडिया का। ठीक है, कम्बुज और फूनाम किसका नाम है? कंबोडिया का। नेक्स्ट है चंपा और अनाम। ये है वर्तमान नाम वियतनाम का।
किसका? वियतनाम का। अभी तक हमने 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं भारतवर्ष के। भारतवर्ष के 4 टॉपिक, बच्चे 2 टॉपिक हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर समझ में कुछ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।